दोस्तों मुझे पता है कि वैसे तो मैं मार्को पर वीडियो करने में थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया हूँ। कुछ रीजन ऐसे थे कि मैं स्टार्टिंग में ये फिल्म नहीं देख पाया था और मैंने इसको काफ़ी बाद में देखा था। और मैंने सोचा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मार्को के ऊपर ऑलरेडी कई वीडियो देख लिए होंगे, इस वजह से पहले मैं ये वीडियो प्लान नहीं करने वाला था। लेकिन फिर भी आप में से कई लोगों के मुझे लगातार कमेंट आते रहे कि मार्को के ऊपर वीडियो जरूर लाइए। तो आज कई लोगों की रिक्वेस्ट पर फाइनली हम फिल्म मार्को के बारे में बात करने वाले हैं और इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि फिल्म मार्को के बारे में इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। 2025 में आई फिल्म मार्को मलयालम सिनेमा में एक ऐसी फिल्म साबित हुई है जिसने मलयालम सिनेमा की इमेज को ही बदल दिया है। इसके पहले तक मलयालम फिल्मों की इमेज लोगों के दिलो दिमाग में कुछ ऐसी थी कि वहाँ के फिल्म मेकर्स कहानी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं और जब भी किसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को देखने का मन करता है तो अपने आप ही हम मलयालम फिल्में ढूंढने लगते हैं। और वाकई में कई सालों से मलयालम सिनेमा हमें उस लेवल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म डिलीवर करता रहा है जिनको लोगों ने काफी पसंद किया है। यहाँ तक कि यूट्यूब पर तो लोग मलयालम फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन को बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं, जिन फिल्मों में हीरो बहुत ही सिंपल लुक में कभी लुंगी पहने हुए या कभी नॉर्मल शर्ट पैंट पहने हुए ही नजर आते हैं और फिल्मों की कहानी तो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई होती है। लेकिन अभी मार्को में इतने खतरनाक और इतने वायलेंट एक्शन सीन देखने के लिए मिले कि लोग बिल्कुल हैरान हो गए कि ये एक मलयालम फिल्म है। इसमें हीरो से लेकर विलेन तक सूट बूट में सब इतने स्टाइलिश नजर आए, इतने स्टाइलिश तरीके से सिगार पीते हुए नजर आए। डिफेंडर जैसी लग्जरी ब्लैक कारों की इसमें बिल्कुल लाइन लगी हुई थी और इसमें चाहे हीरो हो या विलेन हो, दोनों का जो स्वैग और जो एटीट्यूड देखने के लिए मिला है वो बेहतरीन है। यहाँ तक कि इतनी स्टाइलिश, इतने ब्रूटल और रॉ तरीके से एक्शन वाली फिल्म मलयालम सिनेमा में इसके पहले तक नहीं बनी है। हालांकि इसके मेकर्स फिल्म बनाते टाइम पर ये जरूर सोच रहे थे कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म होने वाली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फिल्म इतनी वायलेंट हो जाएगी कि केरला ही नहीं बल्कि इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म बन जाएगी। यहाँ तक कि इसके कई सीन तो इतने खतरनाक लगते हैं कि थिएटर में ये फिल्म देखते टाइम पर कई सीन में तो आंख बंद करनी पड़ी थी। और अगर सही मायने में देखा जाए तो मार्को के सामने बॉलीवुड में बनी फिल्में एनिमल और किल ये दोनों ही बच्चों जैसी लगती हैं। इसके मेकर्स फिल्म मार्को को ब्रूटैलिटी के मामले में इस लेवल पर ले गए हैं कि अब इसके आगे क्या ही हो सकता है। और इसमें चलो आदमी तो ठीक हैं, औरतें, बच्चे और यहाँ तक कि जानवरों को तक नहीं छोड़ा गया है। मार्को में दिखाए गए कुछ वायलेंट सीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन शब्दों की मर्यादा रख के बताऊंगा, नहीं तो पता चला मैं केवल सीन बताऊं और यूट्यूब इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। मार्को में जिस तरह से चैन सॉ से एक्शन करते हुए दिखाया गया है वो भाई बहुत ही खतरनाक लगता है। यहाँ तक कि एक सीन में मार्को कुत्ते के मुंह में हाथ डाल के उसके मुंह को फाड़ देता है। इसके अलावा विलेन का सिलेंडर के साथ में बच्चे वाला सीन हो, इसके अलावा विलेन का हाथ डालकर एक नवजात शिशु को पेट से बाहर निकालना और उसको ऐसे लटका कर ले जाना हो, विलेन के द्वारा मार्को की फैमिली को मारने वाले ये पूरे सीन हो या फिर बिल्कुल क्लाइमैक्स वाला सीन हो जहां पर मार्को अपना हाथ डालकर विलेन का दिल बाहर निकाल लेता है। और सच बताऊं तो मैं जब ये फिल्म देखने के लिए गया था तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म इस लेवल पर चली जाएगी, लेकिन मार्को ने इंडिया में बिल्कुल एक अलग ही जोन को एक्सप्लोर किया है और आगे चलकर ऐसी हमें कई फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। और आज मार्को के चर्चे केवल मलयालम सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं। यहाँ तक कि मार्को को हिंदी ऑडियंस ने इतना ज्यादा पसंद किया कि आगे चलकर बेबी जॉन के कई शोज को मार्को से रिप्लेस किया गया। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये फिल्म मात्र 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी है और अभी तक लगभग 115 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस वजह से फैमिली और बच्चे वाली ऑडियंस इससे दूर ही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मार्को ने इतना अच्छा कलेक्शन किया है और लोगों ने इसको इतना पसंद किया है कि चाहे इसमें मार्को का रोल हो, जॉर्ज का रोल हो, टोनी इसाक हो, साइरस हो, रसेल हो, इन सब के चर्चे हो रहे हैं। और आज भले ही ऑडियंस इनमें काम करने वाले एक्टर्स के नाम ना जानती हो, लेकिन फिल्म में उनके किरदारों के नाम से जरूर जानती है। जैसे इसमें विलेन टोनी इसाक का रोल किया था जाने माने एक्टर जगदीश ने, जो इसमें बहुत ही खतरनाक लगे हैं। उनकी एंट्री पर हमें दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है और वो स्टाइलिश तरीके से सिगार पीते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली जगदीश के बारे में अगर आपको बताएं तो इन्होंने लगभग 400 से भी ज्यादा मलयालम फिल्मों में काम किया है, लेकिन ये हमें कुछ हिंदी फिल्मों में भी नजर आए हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन सर की फिल्म हंगामा में इस कॉमेडी रोल में जरूर देखा होगा, जहाँ हंगामा में ये हमें पांडु राजन के रोल में नजर आते हैं। एक्चुअली ये प्रियदर्शन सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हीं के कहने पर उन्होंने इस हिंदी फिल्म में काम किया था। इसके बाद आगे चलकर एक बार और जगदीश हमें प्रियदर्शन सर की ही हिंदी फिल्म बिल्लू बार्बर में भी नजर आए थे और इन दो हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है।
कैसे फिल्म में लगभग 300 लीटर नकली खून तैयार किया गया था और ये फिल्म साल 2019 में आई मैकेल से कैसे कनेक्टेड है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का फिल्म से क्या कनेक्शन है और इसके विलेंस के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। जिस समय इसमें नजर आने वाले विलेन साइरस प्रेग्नेंट लेडी के साथ में ये सीन शूट कर रहे थे, उस समय उनकी रियल वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और वो किस ट्रॉमे से गुजर रहे थे। कैसे वो अपने ऐसे लुक के साथ में घर जाते थे और 4-5 दिन तो वो चैन से सो तक नहीं पाए थे। और उस समय इसमें नजर आने वाले इतने खतरनाक विलेन साइरस ने इस रोल से बाहर निकलने के लिए कई मंदिरों के लगातार चक्कर लगाए थे। मार्को इंडिया में नियो नॉयर एक्शन थ्रिलर फिल्म के जोन को बिल्कुल एक अलग लेवल पर ले गई है, जिस जोन में आज से 2-3 साल पहले तक हिंदी में कोई भी फिल्में नहीं बनती थीं। लेकिन हॉलीवुड में इस तरह की फिल्मों का एक अलग ही जोन रहा है और ऑडियंस वहां पर इन फिल्मों को देखना पसंद करती रही है। लेकिन अब इस तरह की फिल्मों को पसंद करने वाली ऑडियंस हिंदी में भी हो गई है और ऐसी फिल्में काफी चलने लगी हैं। मार्को पहले तो मलयालम सिनेमा में पुष्पा जैसी बड़ी पैन इंडिया फिल्म रिलीज होने के लगभग 2 हफ्ते बाद रिलीज हुई थी और उस समय फिल्म पुष्पा का पूरे देश भर में जो क्रेज था और खासकर से मलयालम सिनेमा में अल्लू अर्जुन के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं और वहां पर अल्लू अर्जुन को वो मल्लू अर्जुन बोलते हैं। तो उस समय केरला में भी ज्यादातर सिनेमा घरों में फिल्म पुष्पा 2 ही लगी हुई थी और इसके 2 हफ्ते बाद रिलीज हुई फिल्म मार्को को उस समय मलयालम सिनेमा में भी थोड़ी कम स्क्रीन्स मिली थी। लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म लोगों ने देखी, इस जॉनर को पसंद किया तो स्क्रीन्स बढ़ती ही चली गईं और नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी और ये फिल्म देश भर में पसंद की जाने लगी। जहां इनिशियली हिंदी में मात्र इसको 30 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बेबी जॉन के कई शोज इससे रिप्लेस किए गए और 30 की जगह पर 300 स्क्रीन्स पर ये चलने लगी थी। इसमें हमें मार्को डी पीटर के रोल में नजर आए हैं मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार उन्नी मुकुंदन। हालांकि हो सकता है कि आपने इसके पहले उन्नी मुकुंदन का नाम ना सुना हो। एक्चुअली वो मलयालम सिनेमा में भी काफी अंडररेटेड एक्टर रहे हैं और मैंने भी पहली बार उन्नी मुकुंदन को साल 2022 में आई फिल्म मल्लिकापुरम में देखा था, जहां पर वो हमें एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आए थे। ये एक बेहतरीन फिल्म है और केरला में अयप्पन भगवान और सबरीमाला मंदिर के आसपास इसकी कहानी घूमती है। हालांकि उन्नी मुकुंदन इसमें हमें काफी मोटे और हेल्दी नजर आए थे और जब मैंने उन्हें मार्को में देखा तो पहले तो मैं पहचान तक नहीं पाया था और फिल्म मार्को के बाद में तो उन्नी मुकुंदन ने मलयालम सिनेमा में ऐसी जंप मारी है कि पैन इंडिया लेवल पर लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। इसके अलावा उन्नी मुकुंदन को आपने इसके पहले मोहनलाल और जूनियर एनटीआर के साथ में तेलुगु फिल्म जनता गैरेज में भी नोटिस किया होगा। इसके अलावा मार्को में हमें जॉर्ज डी पीटर के रोल में सिद्दीकी नजर आए हैं, टोनी इस्साक के रोल में जगदीश नजर आए हैं, खतरनाक विलन साइरस इस्साक के रोल में कबीर धुआं सिंह नजर आए हैं, रसेल इस्साक के रोल में अभिमन्यु साम्मी नजर आए हैं और मारिया के रोल में युक्ति थरेजा नजर आई हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। आपको बता दें कि फिल्म मार्को को बनने में लगभग 6 साल से भी ज्यादा का समय लग गया है। जहां ओरिजिनली फिल्म की प्लानिंग लगभग 2019 से ही की जा रही थी, लेकिन कोविड की वजह से ये फिल्म उस टाइम पर नहीं बन पाई। फिल्म मार्को की कहानी लिखी है और इसका डायरेक्शन किया है मलयालम सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर हनीफ अडेनी ने, जिन्होंने साल 2017 में मम्मुट्टी के साथ में फिल्म द ग्रेट फादर से अपना डेब्यू किया था। आगे चलकर उन्होंने 2019 में फिल्म मैकेल बनाई, 2023 में रामचंद्र बॉस एंड कंपनी बनाई और फाइनली अब 2024 में उन्होंने मार्को को लिखा है और डायरेक्ट किया है। और उस समय उनकी 2019 में आई फिल्म मैकेल में हमें जॉर्ज पीटर के रोल में सिद्दीकी और मार्को के रोल में उन्नी मुकुंदन भी नजर आए थे। तो यहाँ पर मैकेल और मार्को फिल्मों में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर अगर एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएं तो मैकेल और मार्को की कहानी में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैकेल की कहानी बिल्कुल पूरी तरह से अलग रखी गई थी, यहाँ तक कि उसमें जॉर्ज पीटर की मृत्यु तक हो जाती है। तो फिर वो हमें मार्को में कैसे नजर आ रहे हैं और क्या ये फिल्म इसका सीक्वल है या इसके पहले की कहानी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों ही कहानी बिल्कुल पूरी तरह से अलग हैं। केवल मार्को में फिल्म मैकेल के ये दोनों ही किरदार उन्नी मुकुंदन का मार्को वाला और सिद्दीकी का जॉर्ज पीटर वाला ये बस लिए गए हैं। बाकी इसके अलावा ये पूरी कहानी और इसकी थीम बिल्कुल अलग है और इसका मैकेल से कुछ भी लेना देना नहीं है और केवल इस बात के ना ही आगे चलकर ये फिल्म कभी मैकेल से आगे चलकर भी कनेक्ट होगी। ये कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि केवल एक किरदार को लेकर हॉलीवुड में भी सुपरमैन, स्पाइडरमैन और जेम्स बॉन्ड जैसी कई अलग अलग फिल्में समय समय पर बनती ही रही हैं, जिन फिल्मों में केवल और केवल इसके मेन किरदार के अलावा बाकी सारी चीजें अलग हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मैकेल और मार्को फिल्म के बीच में है। उस समय हुआ कुछ ऐसा था कि फिल्म मैकेल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इसको डायरेक्ट करने वाले हनीफ अडेनी और इसमें नजर आने वाले उन्नी मुकुंदन को ये लगता था कि इसमें नजर आने वाले जॉर्ज पीटर और मार्को का किरदार कुछ ऐसा है कि इसको लेकर एक अलग एक्शन फिल्म बनानी चाहिए
और उसी समय से हनीफ अडेनी इसकी कहानी के ऊपर काम करने लगे थे। उन्नी मुकुंदन ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि वो कोरियन फिल्मों के और एक्शन फिल्मों के बहुत बड़े दीवाने रहे हैं। हालांकि उस समय तक उन्नी मुकुंदन ने मलयालम सिनेमा में ज्यादातर फैमिली ड्रामा फिल्में ही की हैं और उन्नी मुकुंदन की इमेज बिल्कुल एक सॉफ्ट हीरो की ही बन गई थी। लेकिन उस समय उन्नी मुकुंदन को भी ये लगा कि शायद केरला में भी ऑडियंस ऐसी एक्शन फिल्म देखने के लिए अब तैयार हो गई है और इसके राइटर और डायरेक्टर हनीफ अडेनी के साथ में मिलकर उन्नी मुकुंदन ने भी इसके ऊपर काम किया और वो खुद इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए। हालांकि उन्नी मुकुंदन के साथ में फिल्म को शरीफ मोहम्मद ने भी प्रोड्यूस किया है। उस समय उन्नी मुकुंदन ये चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बने जो उस समय तक एटलीस्ट केरला में तो ना बनी हो और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बजट लगभग 30 करोड़ रुपए डिसाइड किया, जो एक मलयालम फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन उन्नी मुकुंदन इसकी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि म्यूजिक कंपोजर के तौर पर पहले इसमें कई और म्यूजिक कंपोजर्स के ऊपर विचार किया जा रहा था, लेकिन उन्नी मुकुंदन ये चाहते थे कि इसमें रवि बसरूर को साइन किया जाए, जो इसके पहले KGF और सालार जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक दे चुके हैं। तो रवि बसरूर को इसमें म्यूजिक कंपोजर के तौर पर लिया गया और वाकई में उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया है। यहाँ तक कि इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर हीरो की एंट्री हो चाहे विलन की एंट्री हो, इन सारे म्यूजिक पीसेस को लोगों ने बहुत पसंद किया है और रवि बसरूर ने इसके एक एक म्यूजिक पीस को बेहतरीन तरीके से बनाया है, जो वाकई में फिल्म को बहुत ज्यादा एलिवेट कर रहा है। क्योंकि इस तरह की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक का कितना रोल होता है उन्नी मुकुंदन इसको भली भांति जानते थे। इसी वजह से उस समय म्यूजिक कंपोजर के तौर पर रवि बसरूर की फीस ज्यादा होने के बावजूद भी इसमें रवि बसरूर को ही साइन किया था और ये फिल्म काफी डिले होने के बाद में फाइनली मई 2024 में स्टार्ट हो पाई थी। और इसकी शूटिंग स्टार्ट होने में इतना समय इसलिए भी लगा क्योंकि उन्नी मुकुंदन अपने आप को मार्को के रोल में तैयार कर रहे थे। एक्चुअली जब इसको बनाए जाने का प्लान हो रहा था उस समय तक उन्नी मुकुंदन की बॉडी काफी हेल्दी थी और उनका पेट भी निकला हुआ था और उस समय अपने इस रोल को बेहतरीन तरीके से तैयार करने में उन्नी मुकुंदन ने लगभग 7-8 महीने के लिए दिन रात एक कर दिए थे और इतने दिन उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, अपने आप को इसमें नजर आने वाले एक्शन सीन के लिए तैयार किया, कैसे इसमें वो स्टाइलिश तरीके से सिगार पिएंगे। उन्होंने अपनी वॉक के ऊपर काम किया, अपनी डायलॉग डिलीवरी पर काम किया और लगभग 2 महीनों तक उन्होंने अपने आप को हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट के लिए भी तैयार किया। और चूंकि खुद उन्नी मुकुंदन इसको प्रोड्यूस कर रहे थे और वो खुद एक्शन फिल्मों के इतने बड़े शौकीन हैं कि वो मार्को के किसी भी लेवल पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें नजर आने वाले साइको विलेन कबीर सिंह धुआं के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले कबीर सिंह धुआं को साइन किया गया, जो इसके पहले किक 2, वेदलाम, सरदार गब्बर सिंह, पहलवान और कंचना 3 जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनका हट्टा कट्टा शरीर है और हाइट लगभग 6 फीट से भी ज्यादा है। लेकिन इन फिल्मों में कबीर सिंह धुआं को वैसा रोल नहीं मिला और लोगों ने उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया। यहाँ तक कि 2020 में आई हिंदी फिल्म खाली पीली में भी वो हमें नजर आए थे। लेकिन कबीर सिंह धुआं को अभी तक वो पहचान नहीं मिली थी, लेकिन मार्को के बाद उन्हें लगभग हर कोई जानने लगा है। एक्चुअली उन्नी मुकुंदन ने बताया कि उन्होंने कबीर सिंह धुआं का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा था और उन्हें समझ में आया कि ये दिल का बहुत ही साफ बंदा है और उन्होंने तुरंत कबीर सिंह धुआं विलेन वाले रोल में उन्हें अप्रोच कर लिया था। यहाँ तक कि कबीर सिंह धुआं ने इस बारे में खुद बताया कि उनका इसके लिए कोई भी ऑडिशन नहीं लिया गया था, केवल उनका इंस्टाग्राम पर वो वीडियो देखने के बाद, उनकी कद काठी देखने के बाद ही उन्हें इसके लिए साइन कर लिया गया था। और वाकई में जिस तरह से फिल्म मार्को में साइरस के रोल में कबीर धुआं सिंह को मेकर्स ने प्रेजेंट किया है, उस तरह से शायद आज तक उन्हें कोई और नहीं दिखा पाया है, जिसमें वो बहुत ही भयानक लगे हैं। और जिस तरह से फिल्म में ये रक्त वाले सीन दिखाए गए हैं, उसके लिए लगभग 300 लीटर नकली रक्त तैयार किया गया था, जिसको ऑलरेडी तैयार करके कई कंटेनर्स में भरा गया था और जहां पर भी फिल्म की शूटिंग होती वहां पर एक ट्रक में रक्त से भरे हुए ये कंटेनर्स उसमें भर के ले जाते थे और इसके हर एक एक्शन सीन में ये रक्त बिल्कुल पानी की तरह बहाया जाता था। ये लाल कलर का बिल्कुल रक्त के जैसा दिखने वाला एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ तैयार किया गया था, जिसको बहुत सारी शुगर और कुछ केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया था। और फिल्म में ये रक्त देखते टाइम पर भले ही ये बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन ये रियल में बहुत ही मीठा था। यहाँ तक कि उन्नी मुकुंदन ने इसके बारे में बात करते हुए एक बार मजाक में ये तक बोला था कि डायबिटिक पर्सन इस फिल्म से दूर ही रहें, क्योंकि ये रक्त बहुत ही मीठा है और किसी की भी डायबिटीज को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसके कई सीन्स में उन्नी मुकुंदन की आंखें हमें काफी लाल नजर आती हैं, तो अपनी आंखों को इस तरह से दिखाने के लिए भी उन्होंने अपनी आंखों में एक केमिकल का यूज किया था, जिस स्पेशल केमिकल को उनकी आंखों में शूटिंग स्टार्ट करने के पहले डाला जाता था। लेकिन फिल्म में ऐसा एक नहीं, उनके कई सीन होने वाले थे और अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टेम्परेचर में इसको शूट भी किया जा रहा था,
जिसकी वजह से उनकी आंखों में यूज किए जाने वाला केमिकल टेम्परेचर की वजह से थोड़ी हार्ड होने लगा था और उन्नी मुकुंदन की आंखों में इसकी वजह से काफी जलन होने लगी थी, यहाँ तक कि उन्हें हल्का धुंधला तक दिखने लगा था। और बाद में जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इस केमिकल को वो अपनी आंखों में यूज करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दें, नहीं तो इसके और ज्यादा यूज करने से उनकी आंखें भी जा सकती हैं। हालांकि पहले तो उन्नी मुकुंदन को ये लगा कि ये नॉर्मल ही है, लेकिन जब उनकी आंखों में और ज्यादा तकलीफ होने लगी तो उन्होंने इसको लेना बंद कर दिया था। उन्नी मुकुंदन को आपको बताएं तो उनका जन्म केरला में जरूर हुआ था, लेकिन उनका पूरा बचपन गुजरात में बीता है। इस वजह से उन्हें मलयालम के अलावा हिंदी, गुजराती ऐसी 5 भाषाएं आती हैं। और मार्को के हिंदी डब्ड वर्जन में आप जो मार्को की आवाज सुनते हैं उसको खुद उन्नी मुकुंदन ने ही डब किया है। एक्चुअली उन्नी मुकुंदन ये चाहते थे कि हिंदी ऑडियंस को भी ये फिल्म बिल्कुल हिंदी के जैसी लगनी चाहिए, और अगर वो इसको अपने अलावा किसी और से डब करवाते तो ये बिल्कुल एक डबिंग फिल्म के जैसी ही लगती। वैसे तो उन्नी मुकुंदन ने फिल्म की शूटिंग के लिए लगभग 100 दिन से भी ज्यादा दिए हैं, लेकिन लगातार 100 दिनों तक उन्होंने फिल्म के लिए शूटिंग की है और इस दौरान उन्हें कई फिजिकल और इसमें नजर आने वाले वायलेंट सीन के साथ में उन्हें मेंटल चैलेंज से भी गुजरना पड़ा। इसके अलावा साइरस के रोल में कबीर धुआं सिंह हमें फिल्म के लगभग आखिरी 30 मिनट में ही नजर आते हैं, लेकिन मात्र 30 मिनट में ही वो पूरी फिल्म के ऊपर भारी पड़ गए थे। कबीर धुआं सिंह ने अपने इस पूरे रोल को मात्र 19 दिनों में कंप्लीट किया था और उन्होंने खुद बताया कि इसके बाकी एक्शन सीन करते टाइम पर तो वो थोड़ी नॉर्मल ही थे, लेकिन जब मेकर्स ने बताया कि उनका एक सीन प्रेग्नेंट लेडी के साथ में भी रखा जाने वाला है तो वो सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए थे। उस समय जिस तरीके से इस सीन को शूट करने का प्लान बनाया गया था वो सुनकर तो कबीर धुआं सिंह को ऐसा लगा कि पता नहीं वो ये कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक तो उनका प्रेग्नेंट लेडी के साथ में इतना वायलेंट सीन होने वाला था और उस समय घर पर उनकी खुद की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। फिल्म के पर्टिकुलर उस सीन में जहां पर साइरस मार्को की फैमिली को मारने के लिए उनके घर जाते हैं तो वहां पर इतने खतरनाक सीन रखे गए हैं और इतने ज्यादा रक्त का यूज हुआ है कि इसे करते टाइम पर लगभग 6 फीट हाइट वाले इतने हट्टे कट्टे शरीर वाले साइरस भी हैरान हो गए थे। यहाँ तक कि इसका ट्रॉमा उनके दिलो दिमाग पर काफी लंबे समय तक भी रहा था और वो घर जाकर भी 4-5 दिन तक चैन से सो नहीं पा रहे थे। और उस समय कबीर धुआं सिंह मेंटल लेवल पर अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और उनकी ऐसी हालत को देखते हुए उनकी प्रेग्नेंट वाइफ ने ये कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर चले जाएं और इसके लिए उन्होंने लगभग 5 से 6 दिन का एक ब्रेक लिया और उत्तराखंड गए और वहाँ पर लगभग 5 से 6 मंदिर को उन्होंने विजिट किया। कुछ दिन पहाड़ पर अकेले बैठे अपने दिमाग को रिलैक्स किया और तब जाकर वो यहाँ पर वापस आए। हालांकि पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपने जितने भी सीन देखे थे इसके अलावा और भी कई भयानक सीन रखे गए थे, लेकिन जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड में भेजी गई तो वहाँ पर भी लोग इसको देखकर बिल्कुल हैरान हो गए और सेंसर बोर्ड ने इसको ए सर्टिफिकेट तो दिया ही, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई सीन कट करने के लिए बोला और ए सर्टिफिकेट के बावजूद भी इसके कई सीन फिल्म से हटाने पड़े थे। हालांकि आगे चलकर जब ये फिल्म OTT पर रिलीज होने वाली थी तब ऐसी खबरें आ रही थी कि इसमें हमें इसका अनकट वर्जन देखने के लिए मिलेगा और वो सारे खतरनाक सीन देखने के लिए मिलेंगे जो सेंसर बोर्ड ने थिएट्रिकल वर्जन से हटा दिए हैं। लेकिन बाद में इसके मेकर्स ने ये क्लियर किया कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की कंप्लेंट की वजह से इसके अनकट वर्जन को और जो एक्स्ट्रा सीन है उसको OTT पर भी रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से भी उन्हें ये कहा गया था कि ये सीन इतने भयानक हैं कि वो OTT पर भी नहीं दिखा सकते हैं। और उनकी बात का सम्मान करते हुए इसके मेकर्स ने जो थिएट्रिकल वर्जन था उसको ही OTT पर रिलीज किया। हालांकि हो सकता है कि कभी आगे चलकर जब ये चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएं तो हमें ये डिलीटेड सीन आगे चलकर देखने के लिए मिलें। उस समय कई सिनेमा घरों में ये फिल्म देखने के लिए गए लोगों की तरफ से ये कंप्लेन आ रही थी कि बहुत सारे लोग ये फिल्म देखते टाइम पर थिएटर में उल्टियां करने लगे हैं, जिस बारे में वाकई में कई थिएटर ओनर्स ने बताया कि फिल्म इतनी भयानक है कि लोग थिएटर में उल्टियां कर रहे हैं और उन्हें लगभग हर दिन अपने थिएटर में किसी न किसी शो के दौरान ये उल्टियां साफ करवानी पड़ती थीं। यहाँ तक कि पहलाज नहलानी जो एक बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के एक्स मेंबर भी रह चुके हैं और वो मुंबई में भी अपना एक थिएटर चलाते हैं और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये फिल्म लगाई और लोग उनके थिएटर में ये फिल्म देखने के लिए आए तो फिल्म देखने के बाद कई लोग उनसे ये कंप्लेन करने लगे कि भाई ये फिल्म कितनी खतरनाक है। और आगे चलकर जब पहलाज नहलानी को ऐसे बहुत सारे रिव्यू मिलने लगे तो उन्होंने ये फिल्म अपने थिएटर से निकाल दी थी। जहां तक कि उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के साउथ मेंबर्स के ऊपर भी सवाल उठाया कि आखिर उन्होंने ये फिल्म पास कैसे कर दी है। लेकिन इस जॉनर की फिल्में पसंद करने वाले लोगों ने फिल्म मेकर्स की और इसमें जिस तरह से ये स्टाइलिश एक्शन सीन दिखाए गए हैं इनकी जमकर तारीफ की। यहाँ तक कि जब अल्लू अर्जुन ने भी ये फिल्म देखी तो उन्होंने इसके डायरेक्टर हनीफ अडेनी को बधाई दी और उन्हें अपने घर आने का न्योता भी भेजा, जिस बारे में हनीफ अडेनी का ये कहना था कि ये उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है
कि अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार ने उनकी फिल्म की तारीफ की है और उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। खैर, मार्को की चारों तरफ धूम मची हुई है और इसके क्लाइमैक्स में हमें इसके पार्ट 2 के बारे में भी हिंट दी जाती है और इसको लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है, इसको देखते हुए इसका पार्ट 2 तो जरूर आएगा। मार्को ने अपने आप में कई नए रिकॉर्ड सेट किए हैं और फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी ये मलयालम सिनेमा में ऑल टाइम सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में 9वें नंबर पर आ गई है। एक्चुअली फिल्म मार्को में कुछ सीन पहले फिल्म गजनी में नजर आने वाले पुलिस इंस्पेक्टर रियाज खान के साथ में भी शूट किए गए थे, लेकिन बाद में इसके मेकर्स ने ये सारे सीन हटा दिए थे। इसके अलावा इसमें नजर आने वाली एक्ट्रेस युक्ति थरेजा को आपने इमरान हाशमी के साथ में एक बहुत ही पॉपुलर गाने लुट गए में देखा होगा। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केरला में ही मुन्नार और कोच्चि के आसपास की लोकेशंस पर की गई है। इसके अलावा फिल्म में डिफेंडर गाड़ी को काफी अलग तरह से दिखाया है और फिल्म की शूटिंग के लिए उस समय लगभग 10 डिफेंडर गाड़ी मंगवाई गई थीं, जिन सारी की सारी गाड़ियों का कलर बिल्कुल ब्लैक था। फिल्म का पूरा प्रोस्थेटिक मेकअप सुद्धि सुरेंद्र ने तैयार किया है। फिर चाहे इसमें टॉनी के ये हाथ वाला सीन हो, ये सारी चीजें प्रोस्थेटिक मेकअप से उन्हीं ने तैयार की हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा प्रोस्थेटिक मेकअप से तैयार किए जाने वाले ये कुछ वीडियोज आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये हाथ और कुछ सर नजर आ रहे हैं और इसके लिए उनकी तारीफ बनती है, जिन्होंने वाकई में इसको बेहतरीन तरीके से और काफी बारीकी से किया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म मार्को के बारे में और मुझे तो ये फिल्म वैसे काफी पसंद आई है। वैसे मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिल्म को अगर एक टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये वाकई में बेहतरीन बनी है। आप लोगों का मार्को के बारे में क्या कहना है, ये फिल्म आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कमेंट में ये भी बताना कि उन्नी मुकुंदन को इसके पहले आप में से कौन कौन जानता था और इसके पहले आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी थी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।